नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 और बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक रासायनिक बलगतिकी। भौतिक रसायन विज्ञान का ये टॉपिक है, रासायनिक बलगतिकी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की किस शाखा को कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो कुछ अभिक्रियाएं धीमी गति से संपन्न होती हैं, कुछ तीव्र गति से होती है, कुछ मध्यम होती हैं। जैसे हम जनरल से उदाहरण ले लें कि आयनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो तीव्र गति से हो जाती हैं। सोडियम और क्लोरीन को मिलाने पर सोडियम क्लोराइड का निर्माण या सोडियम क्लोराइड का जल गठन जो होता है वो तीव्र गति से होता है, जबकि कुछ अभिक्रियाएं जैसे लोहे पर जंग लगना बहुत धीमी गति से होता है, और भी कई अभिक्रियाएं हैं जो बहुत धीमी गति से होती हैं। तो रासायनिक बलगतिकी क्या है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का जो वेग है और उसकी क्रियाविधि है कि किस रास्ते से वो अभिक्रिया हो रही है, उसमें मध्यवर्ती उत्पाद क्या बनते हैं और उस मध्यवर्ती किस प्रकार अभिक्रिया करके कितने समय में वो उत्पाद परिवर्तित करते हैं, उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। वह रसायन बलगतिकी कहलाती है। केमिकल काइनेटिक्स जो है वो शाखा कहलाती है। इसका मूल जो है पॉइंट जो है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग। वेग क्या है? इसको दर भी कहते हैं, चाल भी कहते हैं, क्योंकि वेग वैसे फिजिक्स में एक सदिश राशि है। यहाँ सदिश राशि एक दर से मतलब है। दर का मतलब आप जानते ही हैं कि कोई भी परिवर्तन हो वो इकाई समय में, इकाई समय से तात्पर्य या तो 1 सेकंड ले लीजिए, 1 मिनट ले लीजिए, 1 घंटा ले लीजिए, 1 दिन ले लीजिए, 1 साल ले लीजिए, या अन्य कोई इकाई समय की ले लें, उसमें जो भी परिवर्तन होता है उसको दर कहते हैं। यहाँ हम वेग रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित करते हैं। तो रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उनमें जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं, अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी वो आपस में क्रिया करते हैं, टक्कर करते हैं। टक्कर के परिणाम स्वरूप आपको उत्पाद जो प्राप्त होते हैं, तो पहले धीरे धीरे सबसे पहले अभिकारक बहुत अधिक मात्रा में होंगे, उनकी सांद्रता ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया जो संपन्न होगी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। प्रारंभ में उत्पाद 0 होंगे और बाद में धीरे धीरे उत्पाद की सांद्रता है बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे अभिक्रिया संपन्न करवाते हैं तो अभिक्रिया में समय के साथ साथ जो सांद्रता है, अब ये सांद्रता अभिकारकों की भी बदलती है और उत्पाद की बदलती है। अभिकारकों की घटती है और उत्पाद की बढ़ती है, लेकिन परिवर्तन दोनों में होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को इन अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो इकाई समय में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो गया कि इसका मान निकालने के लिए आप जो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसमें आप परिवर्तन में जो समय लग रहा है उसका भाग दे दें तो इकाई समय के लिए आ जाता है, अपन जानते हैं। तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ और परिवर्तन में लगा समय, मान लीजिए कि अंतिम सांद्रता आपको प्राप्त हुई C2, प्रारंभिक सांद्रता C1 थी और टाइम में डिफरेंस T2 माइनस T1, इसको आप डेल्टा C अपॉन डेल्टा T से दर्शा सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने प्लस माइनस का चिन्ह लगाया। इससे पहले प्लस माइनस क्या मतलब है, ये प्लस माइनस जो है उसको अभी अपन समझेंगे कि प्लस कहाँ लिया जाएगा और माइनस कहाँ लिया जाएगा। आप जानते हैं कि जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो प्रारंभ में उत्पाद की सांद्रता 0 होती है, यानी उत्पाद नहीं होता, केवल अभिकारक होते हैं, अभिकारक की सांद्रता होती है। जैसे जैसे आप समय लेते जाते हैं तो अभिकारकों की सांद्रता कम होती है, यानी उनमें परिवर्तन ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पे वेग में ऋणात्मक आ जाएगा। उत्पाद में 0 से वृद्धि होती है, यानी अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता से अधिक होती है, इसलिए परिवर्तन यहाँ पे धनात्मक होता है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को समझने के लिए अपन अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो समय के साथ परिवर्तन है उसको हम ग्राफ के द्वारा समझते हैं। तो अभिकारकों के लिए हम जानते हैं कि प्रारंभ में जब t बराबर 0 है, मैं एक ग्राफ लेता हूँ जिसमें x अक्ष पर समय लेता हूँ और y अक्ष जो है उसमें सांद्रता लेता हूँ। प्रारंभ में जब अभिक्रिया शुरू होती है यानी t बराबर 0 पर जो संपूर्ण सांद्रता है वो केवल अभिकारक की होती है।
जब अभिक्रिया शुरू होती है अपन तो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन आता है। प्रारंभ में ये परिवर्तन तेजी से आता है और धीरे धीरे ये परिवर्तन कम होता जाता है, यानी ये कभी भी समय अक्ष को नहीं छुएगा, ध्यान रखने की यहाँ बात है। कहने का तात्पर्य कि जब अभिक्रिया संपन्न हो जाती है या पूर्ण अभिक्रिया मान लेते हैं तो भी जो अभिकारकों की सांद्रता कभी भी जीरो नहीं होगी, यानी संपूर्ण अभिकारक यानी 100% अभिकारक कभी उत्पादन पड़ेगा, कुछ ना कुछ उनमें अंश बचा रहेगा, यानी ये कभी भी जीरो नहीं होगी। यानी समय के साथ एक स्थिति में आके ये जो ग्राफ है, ये जो वक्र है, वो समय अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं आपकी जो सांद्रता है वो धीरे धीरे गिर रही है, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे ये बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे मैं जब दो बिंदु ले लेता हूं, मान लीजिए समय t1 और ये समय t2 ले लेता हूं, तो t1 समय पर जो सांद्रता है वो c1 है और t2 समय पर जो सांद्रता है वो आपकी c2 है। तो यहाँ ग्राफ से आपको दिख रहा है कि t2 यानी ज्यादा समय है, तो अधिक समय पर यानी बाद में जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता से क्या होती है, कम होती है। तो जो परिवर्तन है वो आप लेते हैं अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। तो यहाँ पे अभिक्रिया का वेग अपन ले लें, अभिक्रिया का वेग या इसको दर भी कह सकते हैं या चाल भी कह सकते हैं। वेग जो होगा वो क्या होगा, आपके अंतिम सांद्रता यानी C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ आप देखते हैं कि इसका मान हमेशा ऋणात्मक आएगा, यानी माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T नेगेटिव आएगा। ये जो है वो इस वक्र का ढाल है। क्या है, इस वक्र का ढाल, यानी किसी भी सांद्रता समय ग्राफ का जो ढाल है वो अभिक्रिया के वेग को निरूपित करता है। ठीक उसी प्रकार आप देखते हैं कि प्रारंभ में जब t बराबर 0 था तो अभिकारकों की जो सांद्रता वो 0 थी, यानी यहाँ थी। जैसे जैसे अभिक्रिया शुरू होती है तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ती जाती है, पहले प्रारंभ में तेजी से और फिर धीरे धीरे, और अंत में जो परिवर्तन है वो लगभग कांस्टेंट सा हो जाता है। तो यहाँ पे जिस दर से ये अभिकारक घटते हैं उसी अनुपात में या उसी दर से उत्पाद के जो अणु हैं उनकी सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है। वही मैं समय लेता हूं t1 समय और दूसरा समय ले लेता हूं मैं t2। तो यहाँ t1 समय पर सांद्रता c1 और यहाँ t2 समय पर सांद्रता c2 ले लेता हूं मैं। तो यहाँ वही देखिए आप कि t1 पर सांद्रता कम है और t2 पर सांद्रता ज्यादा है, यानी उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन वृद्धि हो रही है। तो जो वेग होगा वो क्या होगा, आपके धनात्मक होगा, यानी C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 का जो मान है वो हमेशा धनात्मक आएगा और डेल्टा C अपॉन डेल्टा T ये आपके अभिक्रिया का वेग प्राप्त हो जाएगा। तो अभिक्रिया के वेग के लिए अगर आप धनात्मक लेते हैं तो उत्पाद के संदर्भ में आएगा और अगर ऋणात्मक आता है तो वो अभिकारक के। इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ कम होती है और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। ये बात हुई आपकी अभिक्रिया की वेग की। अब अभिक्रिया का वेग जो है उसका किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सबसे पहले मैं लेता हूं औसत वेग। औसत वेग, वेग को तीन भागों में यानी तीन प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। औसत वेग, दूसरा तात्क्षणिक वेग। तो यहाँ पे औसत वेग की हम बात करते हैं तो औसत वेग जो होगा वो कुल परिवर्तन, एक निश्चित टाइम पर ड्यूरेशन ले लें यानी समय अवधि ले लें, उस समय अवधि में जो भी परिवर्तन होता है वो औसत वेग कहलाता है। यानी औसत वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन। अब ये सांद्रता में परिवर्तन जो है वो आपके अभिकारक और उत्पाद दोनों में हो सकता है। सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा कुल समय, परिवर्तन में लगा समय, टोटल टाइम ड्यूरेशन यानी प्लस माइनस डेल्टा C कुल परिवर्तन बटा कुल समय में परिवर्तन। ये जो है वो औसत वेग से जाना जाता है। और ग्राफ के अंदर अगर अपन औसत वेग की बात करें तो औसत वेग के लिए वही आप कोई भी दो t1 और t2 ड्यूरेशन ले लें। यहाँ t में मान लीजिए t1 ले लिया और ये t2 ले लिया इस ग्राफ में,
इसकी सांद्रता C1 ले ली, इसकी C2 ले ली, तो यहाँ पे ये जो मान है ये डेल्टा C के बराबर हो जाएगा और ये जो परिवर्तन है वो डेल्टा T हो जाएगा। तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर ये जो परिवर्तन है ये दूरी वो डेल्टा C और ये डेल्टा T, तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T ये परिवर्तन हमेशा धनात्मक रहेगा। तो ये औसत वेग अभिकारकों के लिए ऋणात्मक और उत्पाद के लिए धनात्मक रहेगा। तात्क्षणिक वेग के बारे में, तात्क्षणिक वेग जैसा कि अपन ने औसत वेग पढ़ा, तो औसत वेग में एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन लिया जाता है। T1 और T2 समय के अंतराल में जो परिवर्तन होता है सांद्रता में वो लिया जाता है। यहाँ किसी भी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वेग, यानी मैं यहाँ कोई निश्चित टाइम T ले लेता हूं, उस टाइम के ऊपर जो अभिक्रिया का वेग है निश्चित क्षण पर वो तात्क्षणिक यानी उसी क्षण पर होता है। तो T पर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं T बराबर 0 पर। उस स्पर्श रेखा का जो ढाल है वो ही आपके तात्क्षणिक वेग को निरूपित करेगा। तो यहाँ ढाल के लिए, ढाल निकालने के लिए यहाँ 2 पॉइंट इसके ऊपर ले लिए मैंने और इसके संगत सांद्रता ये सांद्रता C1 C2 और यहाँ पर ये T1 और T2, जब ये डेल्टा T 0 की ओर अग्रसर होगा तो ये T टाइम पे आएंगे। और इसी प्रकार यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टाइम T के ऊपर एक वही स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात करने के लिए वही 2 पॉइंट T1 और T2, यहाँ C1 और ये C2, तो इसका जो ढाल आएगा वो आएगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा T और यहाँ पर भी ये डेल्टा C अपॉन ये डेल्टा T, जबकि डेल्टा T का मान 0 की ओर अग्रसर होगा। तो ये तात्क्षणिक वेग जो होगा वो होगा डेल्टा T टेंस टू 0 प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये डेल्टा T 0 की ओर अग्रसर होता है तो ये जो डेल्टा परिवर्तन है वो अवकलन में परिवर्तित हो जाता है, यानी ये चिन्ह आ जाता है आपके प्लस माइनस DC अपॉन DT, ये आ जाता है तात्क्षणिक वेग। और जहां तक अपन पढ़ेंगे वो तात्क्षणिक वेग के बारे में ही पढ़ेंगे। आगे जो आता है वो आता है आपकी प्रारंभिक वेग। तीसरा जो वेग अपन निर्धारित करेंगे प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग के लिए मैं आपको बता दूं कि ये ग्राफ जैसे कि आपने खींचा T और C में अभिकारक के लिए और उत्पाद के लिए भी खींच सकते हैं, ऐसे बार बार मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे T बराबर 0 पर यानी यहाँ पर अभिक्रिया का जो वेग है, यानी यहाँ शुरू जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है उस क्षण पर जो अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता में कितना परिवर्तन होता है वो परिवर्तन ही प्रारंभिक वेग कहलाता है। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि T बराबर 0 पर अभिक्रिया का जो वेग है वो प्रारंभिक वेग कहलाता है। इसके लिए आप क्या करते हैं कि T बराबर 0 पर एक इस वक्र पर ढाल खींच देते हैं, अभिक्रिया वो स्पर्श रेखा खींच देते हैं और स्पर्श रेखा का जो ढाल है वो ढाल ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहलाता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया में देता हूं A प्लस B gives C प्लस D, तो इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है उसको किस प्रकार से डिनोट किया जाएगा। यहाँ पर 2 अभिकारक A और B हैं और 2 उत्पाद C और D हैं। तो जो वेग है अभिक्रिया का उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सांद्रता A की सांद्रता में परिवर्तन, B की सांद्रता में परिवर्तन, C की सांद्रता में परिवर्तन और D की सांद्रता में परिवर्तन। यहाँ अभिकारक लुप्त होंगे, धीरे धीरे इनकी सांद्रता कम होगी, उत्पाद की बढ़ेगी। तो यहाँ A के लुप्त होने की दर B के लुप्त होने की दर के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ अणु समान है, एक एक यहाँ बन रहा है। तो C जितना जिस अनुपात में बनेगा उसी अनुपात में D बनेगा, यानी इनके बनने की दर और इनके लुप्त होने की दर बराबर होगी। तो लुप्त होने के लिए मैं माइनस लिखता हूं और इसको ऐसे लिखता हूं D एक्टिव मास ऑफ A, यानी एक के सक्रिय द्रव्यमान बटा DT। ये लुप्त होने की दर किसके बराबर होगी, ये माइनस D एक्टिव मास ऑफ B अपॉन DT बराबर किसकी होगी, ये D एक्टिव मास ऑफ C अपॉन DT प्लस में आएगा ये बराबर D एक्टिव मास ऑफ T अपॉन DT। यहाँ देखिए यहाँ ऋणात्मक मैंने इसलिए किया कि A और B के जो लुप्त होने की दर है, क्योंकि अणुओं की संख्या समान है इसलिए ये अभिक्रिया के वेग जो होंगे वो किसी भी एक अभिकारक
या एक उत्पाद के संदर्भ में लिया जा सकता है, सब बराबर आएंगे। दूसरे इसका नोटेशन इस प्रकार से भी कई बार लिखा जाता है कि वेग बराबर माइनस डी सी ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए डी टी बराबर माइनस डी सी बी अपॉन डी टी बराबर डी सी सी अपॉन डी टी बराबर डी सी डी अपॉन डी टी। इस प्रकार से भी आप इनको लिख सकते हैं। यहां समान अणु की बात की, अगर अभिक्रिया को मैं कुछ इस प्रकार से लिखता हूं, N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D, उस समय अभिक्रिया का वेग, या देखिए यहाँ जो भाग लेने वाला समीकरण नीति के अनुसार अभिक्रिया का वेग होगा स्टोइकोमेट्री के अनुसार। यहाँ N1 अणु A के हैं, N2 B के क्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ A के बनने A और B के लुप्त होने की दर और C और D के लुप्त होने की दर ज्ञात करने के लिए अपने जो रस समीकरण नीति के जो गुणांक है उनसे भाग दे दिया जाता है, क्योंकि सबको बराबर करने के लिए एक एक अणु के लिए इसमें N1 का भाग देना पड़ेगा, B के लिए N2 का, इसमें M1 का, इसमें M2 का। तो अब वेग जो परिभाषित हो जाएगा वो हो जाएगा कि -1 अपॉन N1 D एक्टिव मास ऑफ A अपॉन dt इज इक्वल्स टू -1 अपॉन N2 D एक्टिव मास ऑफ B अपॉन dt इज इक्वल्स टू, यहाँ M1 से डिवाइड होगा 1 अपॉन M1 D C अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन M2 D एक्टिव मास ऑफ B अपॉन dt, या इसको दूसरे शब्दों में मैंने दूसरे नोटेशन में लिख सकता हूँ 1 अपॉन N1 DCA अपॉन dt इज इक्वल्स टू -1 अपॉन N2 DCB अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन M1 DCC अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन M2 DCD अपॉन dt। तो यहाँ ये A के लुप्त होने की दर, ये B के लुप्त होने की दर, और ये C के बनने की दर, और ये D के बनने की दर, यही अभिक्रिया के वेग हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक हैबर विधि से जो अमोनिया बनता है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, या अमोनिया बन रहा है, तो इसमें अभिक्रिया का वेग N2 के संदर्भ में, H2 के संदर्भ में और NH3 के संदर्भ में हम देखना चाहेंगे। तो पहले N2 के बनने की दर, सॉरी लुप्त होने की दर, यहां स्टोइकोमेट्रिक गुणांक 1 है, तो ये माइनस DN2 अपॉन dt या माइनस DCN2 अपॉन dt। इसी प्रकार H2 के लुप्त होने की दर जो आएगी वो आएगी 1/3 और माइनस क्योंकि अभिकारक है, और D एक्टिव मास ऑफ H2 अपॉन dt इज इक्वल टू -1/3 DCH2 अपॉन dt। इसी प्रकार अब इसके बनने की दर, यानी अमोनिया के बनने की दर, अमोनिया के बनने की दर, ये बनेगा बनने की दर, ये आ जाएगा पॉजिटिव आएगा। यहाँ 2 का गुणांक है 2 और D एक्टिव मास ऑफ NH3 अपॉन dt या 1/2 DCNH3 अपॉन dt, ये आपके अमोनिया के बनने की दर हो गई। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आंतरिक प्रश्न करेंगे। उसका प्रश्न यह है कि A प्लस B गिव्स 2AB, यानी ये एक रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें ये देता है कि A के बनने की दर, A के लुप्त होने की दर, जो दे रखी है वो दे रखी है 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर ए लुप्त हो रहा है। तो ये कह रहा है कि एबी के बनने की दर ज्ञात करना है, यानी एबी जो उत्पाद बन रहा है वो कितना बन रहा है, किस दर से बन रहा है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं कि जो वेग होता है अभिक्रिया का वो क्या होता है, ए के लुप्त होने की, बी के लुप्त होने की और एबी के बनने की दर। तो -D एक्टिव मास ऑफ A अपॉन dt
इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1/2 डी ए बी अपॉन डी टी। हमें ये दिया गया है, डी अपॉन डी टी दिया गया है, यानी 10 की घात -5 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट आपको दिया गया है, और आपको ज्ञात करना डी ए बी अपॉन डी टी, यानी 1/2 डी ए बी अपॉन डी टी। यहाँ माइनस नहीं लेना, माइनस केवल ये दर्शाता है कि कमी हो रही है, मान अंकित लेना है। ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 इंटू 10 की घात -5 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, ये आपकी आ गया डी एक्टिव मास ऑफ ए बी अपॉन डी टी, यानी ए बी के बनने की जो दर प्राप्त हुई अपने को 2 इंटू 10 की घात -5 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट प्राप्त हुई है। दूसरा क्वेश्चन है a + 2b gives 3ab। a के लुप्त होने की दर जो है वो 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट है, तो आपको ज्ञात करनी है b के लुप्त होने की दर और ab के बनने की दर। तो हम वेग के लिए जानते हैं कि -d/dt बराबर -1/2 dv/dt, क्योंकि यहाँ 2 है, और बराबर 1/3 d/dt। तो ये पहले इसके बराबर हम लेते हैं, तो -d एक्टिव मास ऑफ dt, ये -1/2 dv/dt। तो यहाँ चिन्ह से कोई मतलब नहीं, क्योंकि केवल अनुमान आपको लेना है। तो 10 की घात -3 ये दिया गया है मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। तो यहाँ पे ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dv/dt, यानी ये b के बनने की दर हो जाएगी 2 इंटू 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। इसी प्रकार मैं यहां से लेता हूं 1/3 DAB अपॉन DT इज इक्वल्स टू DA अपॉन DT। तो D/dt 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट आपको दिया गया है, तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो DAB अपॉन DT बराबर 3 इंटू 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, ये आपके AB के बनने की दर है। धन्यवाद। आज का ये जो चैप्टर था मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।